नमस्कार। महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो महाभारत के युद्ध को किस तरह से रचा गया, किसने युद्ध किया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, इसकी एक फैक्चुअल कमेंट्री यानी तथ्यपरक टिप्पणी की ज़रूरत थी, समीक्षा की ज़रूरत थी। तो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जा रही थी जो तथ्यपरक टिप्पणी कर सके, जो अनबायस्ड हो, जो युद्ध से बाहर रहा हो। उस व्यक्ति की तलाश हुई तो उनका नाम था राजा बर्बरीक। राजा बर्बरीक को कहा गया कि आप जो है महाभारत पर एक टिप्पणी करें, एक पूरा व्यू दें, ओवरऑल व्यू दें कि किस तरह से महाभारत लड़ा गया, कौन उसके पक्ष में थे, कौन विपक्ष में थे, कौन खिलाफ खड़ा था, कौन सत्य के साथ था, कौन असत्य के साथ था। जब बर्बरीक ने महाभारत पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें किसने युद्ध लड़ा। महाभारत में तो हर पक्ष में कृष्ण थे, सिर्फ कृष्ण लड़ रहे थे हर पक्ष से। महाभारत का युद्ध कृष्ण की तरफ से लड़ा गया, कृष्ण के लिए लड़ा गया, कृष्ण के खिलाफ लड़ा गया। हर तरफ कृष्ण नजर आ रहे थे। महाभारत हुए, युद्ध को खत्म हुए, हजारों हजार साल बीत गए। उसके बाद आया साल 2014। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें बार बार चर्चा हुई कि किस तरह का चुनाव हो रहा है लोकसभा का हिंदुस्तान के इतिहास में। तो जब नतीजा आया तो लगा कि हर तरफ सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। वहाँ उम्मीदवार बेनाम हो गए थे, किसी को पता भी नहीं था अपने उम्मीदवार का नाम, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाल रहे थे लोग। और उसी से भारतीय जनता पार्टी को आज़ाद इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत मिला, 282 सीटों का। नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर अब खत्म होने को है, 5 साल हो गए। नरेंद्र मोदी पर बहुत चर्चा हुई है, हिसाब किताब भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, किताबें लिखी गई है। लेकिन कितनी किताबें लिखी गई, क्या आकलन हुआ, इस पर एक तथ्यपरक टिप्पणी, एक अनबायस्ड टिप्पणी का ये अंक है यथावत। यथावत को देखकर ही मुझे राजा बर्बरीक की याद आई कि एक अनबायस्ड समीक्षा कोई कर सकता है, और उस अनबायस्ड समीक्षा का जो सेहरा है वो डॉक्टर प्रभात ओझा पर हम मान सकते हैं। प्रभात जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि एक, मैं समझता हूँ कि कलेक्टर इशू जो है आपने निकाला है नरेंद्र मोदी पर। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी पर कुछ नहीं मिल रहा है, देश में जहाँ जाए नरेंद्र मोदी पर मिल जाएगा, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को एक साथ समेट कर और एक अनबायस्ड तरीके से आप राम बहादुर राय हों, बनवारी जी हों, जवाहर कौल हों और शशि थरूर हों, उसमें आप भी शामिल हैं। मैं तो ऐसे छोटा मोटा लिखा, उसमें मेरा कुछ उसमें नहीं है योगदान, लेकिन पूरा उस पर काम आपने किया है। ये क्या है इसका सोच समझ? आपने बर्बरीक का ठीक उदाहरण लिया। निष्पक्ष आकलन करना, और वह भी तब जबकि देश में निर्वाचन चल रहा हो। जी, बहुत महत्वपूर्ण है, रिस्की भी है। नरेंद्र मोदी निर्वाचन के दौरान सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। ऐसे में यह आकलन निश्चित तौर पर निष्पक्षता की मांग करता था। खतरों से भरा है, कुछ लोग कह सकते थे कि आप उनके लेकिन पक्ष में। लेकिन जैसा आपने कहा और हमने अपनी संपादकी में भी स्पष्ट किया है, हमारे विद्वान लेखकों ने, जैसा कई लेखकों का आपने नाम लिया, राम बहादुर राय साहब हैं, खुद हमारे चेयरमैन और राज्यसभा सदस्य सिन्हा साहब का भी उसमें, मैंने आपका भी नाम लिया, आपने एक समय उसमें आपका भी आर्टिकल है, उस पर मैं चर्चा करूं। मैंने जो स्वच्छता अभियान है जी, उस पर मैं चर्चा करूं। संदर्भ में गांधी का जी है। यानी ढेर सारे लेखकों को हमने हूबहू उनकी पुस्तक के बारे में अथवा उनके पुस्तकांश रख दिया। एक विवेचन हमने इसमें किया है, वह विवेचन ये है और ये सच्चाई है कि देश के जितने प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक, हमने सबके बारे में कहा कि इन पर लेखकों ने क्या लिखा, कितना लिखा। तो देखने में आया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों में, मोदी को छोड़ दें तो पूर्व प्रधानमंत्रियों में नेहरू पर सबसे अधिक लिखा गया। बहुत सारी किताबों को आपने इसमें शामिल किया। इतना आसान काम नहीं था कि जो किताबें आपने शामिल की, क्योंकि पिछले 1 साल में भी जो किताबें आई हैं उनमें भी अलग अलग विषयों पर काम है। मैं बार बार जिक्र करता हूँ अपने संस्थान के और इन पत्रिकाओं के समूह संपादक राम बहादुर राय साहब का, जो एक वरिष्ठ संपादक हैं, जिनकी नज़र में ये ढेर सारे लेखक होते हैं। हमारी एक टीम है जो बैठ के आकलन करती है, सुझाव देती है, और निश्चित तौर पर जब आप इसमें शामिल हैं, आपने भी ढेर सारी चीज़ें लिखी और मोदी पर भी। कई बार होता है कि हम लोग अक्सर प्रधानमंत्री को विदेश नीति से जोड़ते हैं। जी,
हमारे यहाँ पे वैसे विदेश मंत्री की अलग से व्यवस्था है, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री का एक लोकप्रिय होने का देश का, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका विदेश नीति पर क्या प्रभाव है। हालांकि हम नरेंद्र मोदी जी को तो कहते हैं शायद दुनिया का कोई देश नहीं बचा होगा जहां उन्होंने यात्रा नहीं की है, देशों के साथ नए संबंध नहीं किए, लेकिन आपने एक और खतरा मोल लिया। जो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जाते रहे मोदी के अलावा, जवाहरलाल नेहरू, बल्कि मैं कहूँगा नेहरू के अलावा मोदी, तो उनकी विदेश नीति की आपने समीक्षात्मक टिप्पणी की। देखिए, अच्छी याद दिलाई आपने। नेहरू ने आज़ादी के ठीक बाद जो अपनी नीति अपनाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन की अपनाई जी। और आप खुद देखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो बड़े नेता शामिल थे नेहरू के साथ, टीटो वगैरह, ये तमाम, नासिर, ये तमाम समय के साथ अपनी दिशा बदलते रहे जी। लेकिन नेहरू कम्युनिस्ट प्रभाव में बराबर बने रहे और रूस के साथ रहे। हाँ, इसमें हमारे लेखक हिंदुस्तान का जो इसमें पूरा झुकाव चाहे था वो सोवियत, हमारे लेखक बनवारी जी ने बड़े तथ्यों के साथ ये बताया है कि अपनी जगह पर रहते हुए भी नेहरू अगर अमेरिका के करीब होते, अमेरिकी गुट के करीब होते, तो हम आज ज़्यादा मजबूत स्थिति में होते। बल्कि यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो भारत एक बड़ी मुश्किल वाली स्थिति में फंस गया था, मुझे याद आता है। और उस समय मौका था कि थोड़ा बहुत कोशिश की थी, अटल जी की सरकार के दौरान ऐसी कोशिश हुई थी जी। तो स्वाभाविक है कि जब आप विदेश मंत्रालय और विदेशी नीतियों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा सामने होता है। आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात की, इससे थोड़ा सा अलग है। गुट निरपेक्ष आंदोलन को जवाहरलाल नेहरू भी नेतृत्व करते रहे, इंदिरा गांधी भी करती रही। मैं पिछली बार जब फिदेल कास्ट्रो थे तो मैं क्यूबा में वहाँ था, हवाना में, और वो गुट निरपेक्ष आंदोलन को उन्होंने भी बढ़ाई। आज गुट निरपेक्ष आंदोलन खत्म जैसा हो गया, कहीं पर उसका नाम नहीं, हिंदुस्तान उसको लीड कर रहा था। तो क्या हम उससे, नरेंद्र मोदी उससे आगे बढ़ गए हैं, आपको लगता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद भी ढेर सारी चीजें हुई जी। आप देखते हैं ग्रुप 17 या दूसरे और भी नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो G20 से लेकर G5 मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हुआ ये कि मोदी जी के आने के बाद आप गौर करें कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने अपने पड़ोसी देशों, सार्क देशों के पड़ोसी जो सार्क थे और खासतौर से पड़ोसी थे, बिल्कुल पड़ोसी देशों सार्क और पड़ोसी देशों को उन्होंने अपने यहाँ आमंत्रित किया। तो ये एक संकेत था कि खुद हिंद महासागर, और या कहा जाए तो भारत के आसपास के देश अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और भारत के साथ इनकी एक बड़ी ताकत है जी। स्वयं भारत की अपनी एक ताकत है और एक मजबूत वॉइस के तौर पर हम लोग निकल कर इसे मजबूत वॉइस के तौर पे किया। और एकदम से मोदी जी ने एक नीति अपनाई कि वो धीरे धीरे, जैसा आपने कहा, यूएसएसआर का विघटन हो चुका था सोवियत संघ का। स्वाभाविक है कि उसमें अमेरिका सर्वशक्तिमान या बड़ा देश दिखाई दे रहा था, तो अमेरिका के करीब भी हमारा जाना उसके प्रभाव क्षेत्र माने की तरह नहीं था। या अमेरिका की भी जरूरत थी कि वो भारत को अपने एक बराबरी के रिश्ते पर हम लोग अमेरिका के साथ आए। एक महत्वपूर्ण लेख राय साहब ने लिखा है, इसमें हमारे समूह संपादक भी हैं, और वो भी एक खतरों से भरा खेल है कि 4 साल की प्रधानमंत्री की समीक्षा करना। खतरों का खेल मैं इसलिए कहता हूँ कि वो उसमें एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। यदि आप थोड़ा सा पक्ष में लिखते हैं तो आपके लिए आज तो ट्रोल कंपनी पूरी की पूरी खड़ी हुई है, वो खड़ी हो सकती है। आप विपक्ष में हो तब भी ट्रोल करने वाले लोग आपके पास हैं। तो एक ऐसा बैलेंस और एक ऐसी सच्चाई के साथ उसकी जो है समीक्षा करना, ये भी बड़ा काम था। फिर प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जिसको मैं कहता हूँ एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका कार्यकाल आज 2019 में ख़त्म हो रहा है, अगली बार चुने जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को एक्सटेंड कर दिया 2022 तक, 2022 तक। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। राय साहब का आपने जिक्र किया, ये 4 साल पर लेख लिखा गया था और उनके साथ एक चैनलों के और समीक्षा के क्षेत्र में हरीशचंद्र बनवाल का भी है। उन्होंने उनके साथ इसमें काम किया और ये 4 साल पर लिखने के बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपा, हमने उसे फिर से प्रस्तुत किया। हाँ, किया। स्वाभाविक है कि बाद के अंतिम 5वें साल में कुछ थोड़े से परिवर्तन हो सकते थे, लेकिन कोई बड़ा ऐसा नहीं था। इसलिए हमने ये तय करके इसे लिया कि ढेर सारी बातें इसमें आ जाती है। आपने ठीक कहा कि खतरे आप बार बार जो कह रहे हैं, खतरा, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ हमारा सोशल मीडिया जो है, तो पत्रकारिता का दायित्व भी है ना। इसलिए आपने एक और बड़ा खतरा इसमें उठाया कि आप जब स्वच्छता अभियान पर प्रभात ओझा का लेख में देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लेख है, लेकिन आप, ये तो बड़ी रिस्क आपने लिया है कि आप गांधी और मोदी को स्वच्छता अभियान से कनेक्ट कर रहे हैं। उसमें खतरा तो इसलिए भी नहीं होता, या मैं कहूँ कि खतरा उठाना, चूँकि हम सबका उसमें आप
अगुवा के तौर पर हैं। हम इसलिए इसे लेते हैं कि तथ्यात्मक प्रमाण है कि गांधी ने स्वच्छता के लिए काम किया, और प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने पहले भाषण में ये कहा कि जब गांधी के स्वदेश वापसी की, यानी अफ्रीका से स्वदेश वापसी के 100 साल पूरे होंगे तो उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर क्या देंगे जी। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को सबसे अधिक प्रिय थी स्वच्छता, हम क्यों ना स्वच्छता पर काम करें। और फिर मैंने सिर्फ इसका जिक्र करके गांधी को ही सामने रखा है कि गांधी ने कब क्या किया। 2015 में जब वो हरिद्वार आते हैं कुंभ में, तो बड़े पैमाने पर काम करते हैं। उसी साल थोड़ा सा पहले वो शांति निकेतन पहुंचते हैं, और वहाँ तो बड़ा रोचक है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे परिवार से, उनकी परंपरा से आते हैं कि जहाँ वो बहुत ठाठ से रहने वाला और खुद काम वो तो अलग एलीट लोगों में। वहाँ भी गांधी जी ने सीधे बदलाव ये किया कि स्वच्छता ही नहीं, उन्होंने कहा कि अपना काम खुद करो। यानी जब तक गांधी आए तब तक खाना बनाने वाले कर्मचारी उन्होंने ये बदलाव कर दिया कि खाना भी अपना खुद बनाओ जी। तो ये गांधी का प्रभाव था, जिसे बीच में शायद हमने भुला दिया था जी। एक और महत्वपूर्ण जो विषय मुझे लगा इसमें, वो था नरेंद्र मोदी जी को लेकर बार बार ये चर्चा हुई कि उनके राज में, उनके शासनकाल में एक तरह से अघोषित आपातकाल हुआ है, एक इमरजेंसी। हम इमरजेंसी को याद करते हैं, आप उस पीढ़ी से रहे हैं, हम लोग उसको जानते हैं कि इमरजेंसी में क्या हुआ। इंदिरा गांधी के वक्त इमरजेंसी, उसके बाद दोबारा जब नाम आया हिंदुस्तान में तो मोदी के काल में आया। आप संकेत कर रहे हैं अशोक श्रीवास्तव की, मेरे मित्र भी हैं अशोक श्रीवास्तव ने जिस तरह से किताब का जिक्र किया और जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि सेंसर्ड नाम से, हाँ मोदी सेंसर्ड करके किताब आई है, हाँ इसकी समीक्षा जितेंद्र चतुर्वेदी ने की है जी। और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आज जिस आपातकाल की बात करते हैं, तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यूपीए गवर्नमेंट का वक्त की आप जिक्र कर रहे हैं कि उनका इंटरव्यू को भी उस सवाल, और ये बात जो मैं वही इसमें इंटरेस्टिंग बात लग रही थी कि वो इंदिरा गांधी का आपातकाल नहीं था, वो 2004 से 2014 तक का वक्त था। हम 75 से 277 की बात नहीं कर रहे हैं उसमें। आज जिस अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं, जितेंद्र चतुर्वेदी ने समझाने की कोशिश की है कि दरअसल वो तब ज़्यादा लागू था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए सरकार थी जी। आज वो सवाल करते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद को चोर कहने की इजाज़त देते हैं, विपक्ष का नेता देश में घूम कर उन्हें चोर कहता है, तो ये इजाज़त देना क्या आपातकाल है जी। और अशोक श्रीवास्तव ने जैसे जिक्र किया, अशोक को मैं जानता भी हूँ, हमारे पुराने मित्रों में से हैं, कि वो उनका इंटरव्यू को कितनी मुश्किल से हुआ, और मुझे याद आता है कि दूरदर्शन में उन्होंने कितना मुश्किल वाला वक्त भी निकाला है जी। हाँ, पिछली सरकारों के दौरान यहाँ देखा जाए तो आप जिस खतरे की बात करते हैं जी, वहाँ खतरे तो कहीं ज़्यादा है जी। कि इस तरह के निगमों में काम करते हुए ठीक है कि प्रसारण के क्षेत्र में एक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन हम कहें कि सरकारों से मुक्त है, ऐसा तो नहीं है। तो उसके पहले भी अशोक श्रीवास्तव ने आज के 5 साल पहले भी काम किया है और ढेर सारी मुश्किलों से निकल करके ऐसी किताबें आई हैं, और ऐसा लिखने का खतरा ढेर सारे लोगों ने उठाया, आप जैसे और इसके साथ साथ आप इसको गलत साबित करने के लिए एक और काम करते हैं कि शशि थरूर साहब की किताब पर भी आप पूरा आर्टिकल लिख रहे हैं, और वो भी नरेंद्र मोदी के एक कलेक्टर इशू में। होता तो ये सेवा के भाव से आप नहीं भी लगाते उसको, लेकिन वो उनकी जो किताब है जी हाँ, हमने शुरू में ही कहा है जी कि हम ऐसा करते समय, और उस किताब में मैं समझता हूँ, मैंने पढ़ा वो उस किताब को, तो उसमें थोड़ा सा बायस तरीके से लिखी गई है, बायस थोड़ा। लेकिन एक बात आप देखेंगे जी साहब कि ये विरोध करने के बावजूद शशि थरूर कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के आभा मंडल से प्रभावित है। और वो एक्चुअली जितना चैप्टर्स लिखे गए हैं उससे लग ही रहा है कि वो बार बार उनके प्रभाव में है, ऑरा में जी रहे। और चूंकि विपक्ष का एक बड़ा नाम है, सांसद हैं, तो स्वाभाविक है कि वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा तो नहीं करेंगे जी, लेकिन जहाँ भी वो मुद्दों को उठाते हैं और तो खुद लगता है कि उन्होंने अध्ययन किया है, पढ़ा है। नहीं, वो इंटेलेक्ट लोगों में से हैं, पढ़ने लिखने वाले लोगों में से हैं, प्रभावित भी दिखाई देते हैं। इसका जिक्र कहीं ना कहीं समीक्षा में भी है, किताब में भी कुछ लगता है। हालांकि शशि थरूर जी को मैं एक अच्छी बात देख रहा था कि परसों अभी वो हॉस्पिटलाइज थे और निर्मला सीतारमण हमारी रक्षा मंत्री उनसे मिलने गई, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से रेस्पॉन्ड भी शशि थरूर ने किया है। दोनों लोगों के लिए व्यक्तित्व है और दोनों की स्वीकार्यता है राजनीति में, और दोनों ने बराबर का इसमें दिखाया, सहजता दोनों ने दिखाई। शशि थरूर जिस धारा से आते हैं वहाँ अब इसका अभाव होता जा रहा है।
कांग्रेस एक समृद्ध परंपरा की पार्टी। वैसे हमारी रही है राजनीतिक परंपरा में इतना वो नहीं है कि प्रतिद्वंदी, जैसे वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि विरोधी जो है प्रतिद्वंदी हैं हमारे, दुश्मन नहीं है जी। तो ये कटुता पिछले 4-5 सालों में बढ़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है। बेहतर हो कि ये खत्म हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो परंपरा की आप जिक्र करें वो प्रभात ओझा साहब जैसे हों, जो दिल और दिमाग दोनों से खुले रहते हैं और सबको स्वीकार्य करते हैं, उसका जो उदाहरण है वो ये है यथावत का ये खास अंक जो नरेंद्र मोदी पर छापा गया है, जिसमें हर तरह की जो रचनाएं हैं नरेंद्र मोदी पर उनको यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। जितनी किताबें लिखी गई हैं उस पर पूरी टिप्पणी की गई है। मैं समझता हूँ कि ये खरीदना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, न केवल नरेंद्र मोदी जी के लिए, हिंदुस्तान की राजनीति को समझने के लिए भी। कैसे आप खरीदेंगे इसकी डिटेल्स आपको हमारी स्क्रीन पर मिलेगी। प्रभात जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। आपके ये खतरे मोल लेने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और दिल और दिमाग से जितने आप खुले रहते हैं, काश हमारे सारे पत्रकार उस तरह से काम करें तो हमें एक बेहतर। खतरा मोल लेने वाली एक टीम है और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का इसमें सहयोग सानिध्य भी है। थैंक यू वेरी मच सर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।